बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बिलाल भाई। दुनिया की एक तिहाई आबादी 70 और 75 साल से पहले ही निबट जाती है, यानी दुनिया के एक तिहाई लोग इस उम्र तक आते आते अपना जीवन छोड़ चुके होते हैं। लेकिन 86 साल का एक व्यक्ति, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि भारत में 86 साल का व्यक्ति किसी रूप में सक्षम हो पाता है। लेकिन एक 86 साल का व्यक्ति शेर की तरह खड़ा रहा। वो भागा नहीं, उसने किसी मुल्क से पनाह नहीं मांगी, वो शेर की तरह लड़ता रहा और उसने कहा कि हम इसका जवाब पूरी ताकत से देंगे, तबाह करेंगे अगर हमारे ऊपर हमला हुआ। और वाकई में उसने अपनी जान दे दी, लेकिन ईरान के उस सर्वोच्च पद की मर्यादा को कायम रखा। ये जो अमेरिका और इजराइल की गुंडागर्दी है कि बिना किसी वजह के हमला किया, कि पहले इराक पे भी कहा गया कि वहां पे वो खतरनाक रासायनिक हथियार बना रहा है, सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई, कोई केमिकल हथियार नहीं मिला। यहाँ पे न्यूक्लियर अभी कुछ महीने पहले हमला किया तो कहा कि यहाँ की हमने जितने न्यूक्लियर ठिकाने थे ईरान के सब खत्म कर दिए, और फिर उसी बहाने को लेकर फिर ईरान पर हमला किया गया। लेकिन आपको क्या लगता है खामनेई की मौत के बाद क्या ईरान रुकेगा या एक भीषण जंग होगी? इराक ने जिस तरह अमेरिकी बेस पर हमला किया है, और बाकी सऊदी या बाकी मुस्लिम देशों पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब बात आती है मुस्लिम देशों की एकता की, और पूरी दुनिया ये मानती है कि मुस्लिम देशों में एकता होनी चाहिए, लेकिन इस सवाल पर वो खामोश हैं। दूसरा बिलाल भाई, अमेरिका इस समय पाकिस्तान का जिस तरह इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर युद्ध बढ़ा तो ईरान की सीमा पर निगरानी या अपने जहाज़ों को उतारने के लिए पाकिस्तान के बेस का सहारा लिया जा सकता है। मुस्लिम देशों की यूनिटी बन पाएगी इस खामनेई की मौत के बाद, या अमेरिका सबको तोड़ कर रख देगा? इस युद्ध का अगला परिणाम क्या होगा, आपको क्या लगता है? देखिए संजय जी, जो ये वक्त है ख़ास तौर से ख़ामनेई के इंतकाल के बाद। आपकी आवाज़ थोड़ी हल्की आ रही है बिलाल भाई, अगर थोड़ा तेज़ बोल जी पाएँ आप तो। जी, मैं ये कह रहा था संजय जी, ये जो वक्त है ये बड़ा नाजुक वक्त है, ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट के लिए, ख़ास तौर से ईरान के लिए। उनके इंतकाल के बाद सबसे जो 2 महत्वपूर्ण सवाल पैदा होते हैं, एक तो ये कि उनका सक्सेसर कौन होगा ख़ामनेई का, और इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। तो मेरा जो अभी तक इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हो रही है उसके, खामनेई साहब के जो बेटे हैं, मेरा ख्याल है ईरानी जो एक काउंसिल है, इस्लामिक काउंसिल है, वो उस पर कंसेंसस हो सकता है उनके बेटे को शायद उनकी जगह रिप्लेस कर दिया जाए। अब दूसरा सवाल ये है कि इसका रिpercussions क्या होगा। देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर इसके रिpercussions दिखने लगे हैं। जिस तरह से इराक के अंदर, जिस तरह से कतर के अंदर, जिस तरह से दूसरे अन्य स्टेट्स के अंदर या दूसरे अन्य क्षेत्रों के अंदर जो इसके असरात देखने को मिल रहे हैं, जो धमाके देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पर रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से लोग इसको लेकर काफ़ी तकलीफ में हैं और इस पर एक उत्तेजना व्यक्त कर रहे हैं। ये बड़ा संगीन मसला है। दरअसल अमेरिका ने जो डिप्लोमेसी के नाम पर जो ईरान के साथ धोखा किया है, और अमेरिका की जो डिप्लोमेसी है उसमें धोखा उनकी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। एक तरफ वो बात करता रहता है और दूसरी तरफ हमला करता रहता है। तो ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी ईरान के साथ इसी तरह धोखे से हमला किया गया था। पहले इनवाइट किया गया था इसराइल से बात करने के लिए, तब अमेरिका ने हमला कर दिया था। तो ये जो डिप्लोमेसी के नाम पर अमेरिका धोखा करता है, इससे पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है। क्योंकि आयतुल्ला सिर्फ ईरान के लीडर नहीं बल्कि एक इस्लामिक क्रांति के प्रतीक भी थे, एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते थे। और ये वो एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो इस्लाम के मानने वालों को बहुत ही मकबूल होती है, और इस्लामिक नजरिया नुक्ते नज़र से इसका एक महत्व है, इसकी अलग एक इम्पोर्टेंस है। और इस पिछले 80 के दशक से जो इस्लाम के ईरान के अंदर जो क्रांति आई थी, उसी उसी को आयतुल्ला खुमैनी साहब ने एक एक इस्लामिक नज़रिया एक पूरी दुनिया के सामने उसका रखा था, और इजराइल से जो उनकी एक टशल थी या कहीं एक दुश्मनी थी, वो पूरी जग जाहिर थी। लेकिन लोग यहाँ पर बार बार इजराइल और अमेरिका को दो पार्ट्स में देखते हैं। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि बेसिकली इज़राइल और अमेरिका 2 नहीं है बल्कि एक ही है, या कह सकते हैं कि इज़राइल अमेरिका का लैंड बेस कैरियर है, या कह सकते हैं कि इज़राइल ही अमेरिका है, जो उसे 2 पार्ट्स में तोड़ के देखा जाता है पूरी दुनिया के अंदर जो परसेप्शन है।
कि बुनियादी परसेप्शन ही गलत है। या ये कह सकते हैं सीधी-सीधी आसान भाषा के अंदर कि इज़राइल अपने आप में अमेरिका है और जो उसकी कूटनीतिक जो उसकी नीति होती है उसको एग्ज़ीक्यूट करता हुआ दिखाई पड़ता है। जो अब्राहम अकॉर्ड है, जिस तरह से अब्राहम अकॉर्ड के चलते वो इस पूरे खित्ते पे कब्ज़ा करना चाहता है, वो उसके मंसूबे किसी से छुपे नहीं है। तो अब पूरे इस्लामिक मुल्क को, ख़ास तौर से आपने पाकिस्तान का ज़िक्र किया था, ख़ास तौर से पूरे मिडल ईस्ट को इस पर काफ़ी संजीदगी से देखना पड़ेगा। एक तरफ ट्रम्प साहब आई मीन पीस अकॉर्ड की बात करते हैं, एक तरफ वो इज़राइल इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में के जो एक बुनियादी रिफ्ट है उसमें कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे, और उन्होंने एक तरह से पूरे इंटरनेशनल लेवल पर यूएनओ को आइसोलेट करते हुए पीस पीस बोर्ड बनाया था। लेकिन बार-बार वो पीस बोर्ड की बात करते हैं, दुनिया में शांति लाने की बात करते हैं और कहते हैं मैंने युद्ध रुकवा दिए। मैं तो ये कहूँगा कि ईरान, अमेरिका ही दुनिया में युद्ध छेड़ रहा है, अमेरिका ही दुनिया में युद्ध करा रहा है, तो पीस कहाँ से लाएगा? एक तरफ वो नोबेल की बात करते हैं कि हमें इसकी शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, इतने ललायित होते हैं, और वही दुनिया में पूरी तरह एक अफरा-तफरी फैला रहा है अपने इज़राइल के माध्यम से। तो ये ऐसा बुनियादी पहलू है जिसे पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को समझने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से सऊदी अरब को समझने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से यूएई को समझने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से टर्की को समझने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से पाकिस्तान को समझने की ज़रूरत है, और जितने भी दुनिया में ममालिक हैं। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी ईरान-इराक की लड़ाई के अंदर अमेरिका का जो रोल था 80 के दशक में, वो कितना भयानक था। एक तरफ इज़राइल से वेपन सप्लाई हो रहे थे, एक तरफ अमेरिका से सप्लाई हो रहे थे। दोनों मुल्कों को वेपन सप्लाई करके ये दोनों बड़े ताकतों को उन्होंने मिडल ईस्ट में लड़वाया, और उसके बाद से अपने वर्चस्व का जो एक खाका था वह बुनना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को भी उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया है। इससे पूर्व के अंदर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान एक बड़ी भूमिका निभाई थी, और इस बार जिस तरह से अफ़गानिस्तान का मसला एक पेंच वहाँ फँसा दिया है, वहाँ पर हिंदुस्तान की अपनी एक अलग पॉलिटिक्स है। ईरान और पाकिस्तान का एक नाप में बॉर्डर मिलता है, ईरान और टर्की का एक बॉर्डर मिलता है, ईरान और अफ़गानिस्तान का एक बॉर्डर मिलता है। तो ये बड़ा एक ऐसा संवेदनशील आई मीन ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि जिसको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। ईरानी मिलिशिया जो है, वो यकीनन इसको बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करेगी, और उन्होंने रिएक्ट करना शुरू भी कर दिया है। रहा रिजीम बदलने का सवाल, तो देखिए रिजीम बदलना ईरान में इतना आसान नहीं है, इसके बहुत भयानक रिpercussions होंगे। ईरानी रेवोल्यूशन गार्ड का जो एक तस्वुर है ईरान के अंदर, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। जो रेज़ा पहलवी साहब हैं, जो एक मॉडर्न आइडियोलॉजी माने जाते हैं, खास तौर से वो अमेरिका से, इजराइल से मिले हुए हैं। वो बार बार वहाँ पर कहते हैं कि मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ, मैं वो वहाँ की किंगशिप चाहते हैं, तो उन पर हाथ रख के अमेरिका सारा खेल रहा है। लेकिन जिस तरह से आयतुल्लाह खुमैनी के इंतकाल के बाद शिया वर्ल्ड के अंदर, सुन्नी वर्ल्ड के अंदर एक खास तौर से एक तरह से रोष है, या कहिए गुस्सा है, और ये कह सकते हैं कि जो एक तकलीफ महसूस कर रहा है पूरा इस्लामिक वर्ल्ड, वो उसको मेरा ख्याल है मुस्लिम उम्मा आसानी से बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके रिpercussions बहुत भयानक होंगे, और ये खास तौर से ईरान इराक बॉर्डर पर जो इसके रिpercussions देखने को मिल सकते हैं वो भी देखने को मिलेंगे। और ईरान के पास जो अपनी ताकत है वो उसका पूरा इस्तेमाल करेगा। वहाँ सक्सेसर जो होता है, आर्मी सक्सेसर, वहाँ पूरा एक निज़ाम है, बहुत तेज़ी से वो बदलते हैं। तो ईरान किसी तरह भी घुटने नहीं टेकेगा, और ख़ास तौर से वो अमेरिकन बेसिस पर जो यूएई में वहाँ पूरे को उस पर उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए अब देखना ये है कि इसको ये कितने दिन सस्टेन कर पाती है लड़ाई। लेकिन जिस तरह से रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, ये लगता है ये मिडिल ईस्ट में फैल सकती है लड़ाई। इसमें इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल प्लेयर्स को बहुत तेजी से इन्वॉल्व होना पड़ेगा इस लड़ाई को रोकने के लिए, अन्यथा पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ सकता है। एक ब्रेकिंग खबर ये आ रही है कि कतर की राजधानी दोहा में 11 धमाके हुए हैं। ईरान की सेना ने कहा है कि अब से कुछ देर बाद हम अब तक का सबसे बड़ा हमला करेंगे। यानी ईरान अपने सर्वोच्च नेता के बदला लेने के लिए अभी भी तैयार है। ईरानी क्राउन प्रिंस ने खामनेई की मौत पर ट्रंप को शुक्रिया कहा है। अंतिम शाह के निर्वासित बेटे रजा पहलवी ने कहा है कि खामनेई की मौत देश के लिए बड़ा मोड़ साबित हो सकती है।
और ईरानी सेना ने अमेरिका के 27 मिलिट्री ठिकानों पर हमला कर दिया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में वो मिडिल ईस्ट में 27 अमेरिका ठिकानों पर हमला कर रही है। इसमें तेल अवीव में तेलनोफ एयरबेस, इजरायली सेना मुख्यालय, डिफेंस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। ईरान में शोक की लहर है, लेकिन मिलिट्री तैयार है और मिलिट्री के हमले जारी हैं अमेरिका के पोस्टों पर, अमेरिकी जहां जहां है वहां पर। बिलाल भाई, ये तो बहुत चौंकाने वाली खबर है कि कतर में बम धमाकों की आवाज आ रही है। ईरानी सेना कह रही है अब से कुछ देर बाद हम सबसे बड़ा हमला करेंगे। क्या दिख रहा है आपको, क्या होने वाला? देखिए संजय जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि ये लड़ाई पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है। जिस तरह से आपने जिक्र किया लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के आधार पर, उसकी आशंका मैं पहले ही जता रहा था। कतर हो, दोहा हो, कुवैत हो, दुबई हो, यहाँ पर ईरानी हमले जारी हैं। ख़ासतौर से लेटेस्ट जो हमला दुबई की एयरपोर्ट के पास हुआ है, तो ईरान की स्ट्रेटजी होगी कि वो इस लड़ाई को पूरा मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकन बेसिस हैं उन पर अटैक करे, ताकि मिडिल ईस्ट वाले अमेरिका पर प्रेशर बनाए कि साहब आप बहुत हो गए, इस लड़ाई को रोकिए। तो ईरान यही चाहेगा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेसिस को जितना नुकसान पहुंचाया जा सके वो पहुंचाए, और हो सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को भी ब्लॉक करने की ईरान कोशिश करे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को ब्लॉक करने की ईरान कोशिश करता है, तो इसका पूरा असर हिंदुस्तान पे भी आ सकता है। जो हिंदुस्तान तेल आयात करता है अमेरिका से, उस पे भी उसमें उसके दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। पूरा मिडिल ईस्ट के साथ जो वेस्ट एशिया है इससे प्रभावित होगा। साथ ही साथ ये जियो पॉलिटिक्स का जो एक पैटर्न है इस पूरे क्षेत्र के अंदर, वो पूरी तरह बदलता हुआ नजर आ रहा है। जो चाइना जो इस पर जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, चाइना ने जो सबसे पहले ये कहा था कि हम ईरान की संप्रभुता पर किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं चाहते, अमेरिकन हेजीमनी नहीं चाहती, इसराइल की हेजीमनी नहीं चाहते। वो अपने आप में बताता है कि चाइना भी इस लड़ाई को लेकर काफी संवेदनशील हुआ है। इसराइल की जो एक ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका इस क्षेत्र के अंदर जो कब्जे की हेजेमनी है अब्राहम अकॉर्ड के माध्यम से, ये यकीनन सऊदी अरब के लिए भी एक कान खड़े करने वाली बात है कि आज ईरान के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। आप देख रहे होंगे कि सऊदी अरब और टर्की और पाकिस्तान और पहले ही चाइना के कैंप में शिफ्ट हुआ था। सऊदी अरब भी अब ग्रेजुअली चाइना के कैंप में शिफ्ट हो रहा है, टर्की भी चाइना के कैंप में शिफ्ट हो रहा है। ये एक नया एक्सेस बन रहा है। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई अब फैलती हुई नजर आ रही है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से बंदूक के छर्रे स्प्लिंटर्स के माध्यम से फैलते हुए नजर आते हैं, वो किसी को भी जख्मी कर सकते हैं। उसी तरह ईरान के अंदर अयतुल्ला खुमैनी के इस हादसे के बाद ईरान पूरी तरह बहुत ही एग्रेसिव होकर रिएक्ट करेगा। इसराइल को तो वो मारे ही मारेगा, बल्कि मिडिल ईस्ट में जितने भी ठिकाने अमेरिका को, उनको भी नहीं छोड़ेगा। अब देखना यह है कि अमेरिका इसमें क्या हिकमत अमली अपनाता है। क्या वो चाहता है कि मिडिल ईस्ट इसके लिए सफर करे? अगर मिडिल ईस्ट में सफर करता है तो यकीनन अमेरिका की जो सिक्योरिटी है वो इसीलिए तो है मिडिल ईस्ट में, कैसा वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो लेकिन ईरान ईरान का जो रिपकल्शंस है वो अमेरिका और इसराइल की नीति के कारण ही मिडिल ईस्ट को भुगतना पड़ रहा है। तो ये प्रेशर भी अमेरिका पर आ सकता है कि वो किसी तरह इस लड़ाई को थामे। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो आर पार की लड़ाई के बने हुए हैं। ईरान किसी तरह भी इस आयतुल्ला खुमैनी के इंतकाल के बाद नहीं चाहेगा कि वो, उसके पास खोने का कुछ नहीं है, और उसके पास अपनी इस्लामिक आइडियोलॉजी और इसराइल से जो उसकी एक 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 तरह से जो रिफ्ट है, उस पर वो किसी तरह भी अमेरिका को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो पहले ही कह चुका है कि अगर हमें मारोगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। तो ईरान तो के पास खोने को तो कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर बात है कि ईरान अपने इंटरनल जो हालात हैं उनको किस तरह से कंट्रोल करता है। ईरान के अंदर से कोई अमेरिका कोई कोई एक डिस्प्यूट पैदा करने की कोशिश करे सिविल सोसाइटी से, उसको किस तरह से ईरान कंट्रोल करता है ये देखने की बात होगी। अगर ईरान के अंदर से कोई सिविल सोसाइटी के अंदर से कोई एक डिस्प्यूट पैदा होता है ईरानी गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो वो ईरान के लिए थोड़ा और मुश्किल पैदा कर देगा।
लेकिन जिस तरह से ईरान को रशियन और चाइना का आर्म्स सप्लाई बेस्ड प्राप्त है, वो उसके माध्यम से अभी काफ़ी लंबा लड़ सकता है। ईरान नहीं चाहेगा कि वो ऐसे मौके पर किसी तरह भी दबता हुआ नज़र आए, क्योंकि उसने जो खोना था खो दिया, उनका सबसे सुप्रीम लीडर। उन और उसके बाद से ईरान के लिए डू एंड डाई का सारा मैटर है। मिडिल ईस्ट को इसका सारा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये लड़ाई जो वास्तव में अमेरिका और इजराइल बनाम ईरान थी, वो मिडिल ईस्ट भी उसके लिए सफर करता हुआ नजर आएगा। मिडिल ईस्ट के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स का पैसा लगा होता है, दुबई में इंटरनेशनल लेवल पे लोगों का पैसा लगा हुआ था। दुबई जाना ही शांति के लिए जाता है। अगर दुबई डिस्टेबलाइज कर देगा ईरान, तो फिर उसमें अमेरिका के स्टेक्स भी शामिल है, उसमें पूरी दुनिया के स्टेक शामिल है, उसमें भारत के भी स्टेक शामिल है, भारत की भी अब उसमें पूंजी लगी हुई है। तो इसमें इस वक्त के अंदर जो सबसे बड़ा संकट है कि इस क्षेत्र के अंदर किस तरह से स्थिरता पैदा की जाए, उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स को उतरना ही पड़ेगा। अमेरिका इजराइल पर दबाव बनाना ही पड़ेगा ताकि उस लड़ाई को रोक सके, अन्यथा इसकी लपटें पूरे मिडिल ईस्ट को घेरेंगी और जिसके रिपरकशंस ये हो सकते हैं कि पूरी इंटरनेशनल लेवल पर जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यकीनन रशिया भी इसमें बहुत जल्दी आपको एक रोल, उसमें कोई ना कोई उनका एक बयान नजर आने वाला आ जाएगा। हालांकि रशिया पहले भी बोल चुका है, चाइना निरंतर बोल ही रहा है। यूएन के स्पेशल यूनाइटेड नेशन इस पर एक अपना एक खास तौर से कोई एक अपनी आपात बैठक भी कर सकता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से। हो सकता है पाकिस्तान उसमें कोई पहल कर दे, टर्की उसमें कोई पहल कर दे। अब्राहम अकॉर्ड का जहां तक सवाल है, तो अब्राहम अकॉर्ड के माध्यम से इसराइल इस पूरे मिडिल ईस्ट में जिस तरह से काबिज होना चाहता है, ईरान उसको नहीं होने देगा। और सबसे बड़ा जो प्रेशर इस वक्त सऊदी अरब जो उसमें झेल रहा है, सऊदी अरब को इसमें स्पष्ट रूप से सामने आना पड़ेगा। सऊदी अरब को डायरेक्ट इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत है, क्योंकि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा प्लेयर वही है ईरान के बाद, और वो कहीं ना कहीं संपर्क में होगा भी अमेरिका के, और उसको बताना पड़ेगा कि आपके इस हरकतों से पूरा मिडिल ईस्ट सफर कर रहा है, पूरी मुस्लिम उम्मा सफर कर रही है, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड सफर कर रहा है, और अमेरिका के खिलाफ पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में सेंटिमेंट उभरता हुआ नजर आ रहा है। तो अमेरिका के लिए भी आने वाले समय में परेशानी पैदा हो सकती है। एक तरफ वो पीस अकॉर्ड की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ इस्लामिक मुल्कों को नाराज भी कर रहा है। तो ये अपना आप एक रिफ्ट पैदा कर सकता है। अमेरिका भी इसमें हाथ जलाता हुआ नजर आ रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था कि अमेरिका इजराइल कोई अलग अलग चीजें नहीं है, इजराइल अमेरिका का लैंड बेस कैरियर ही है, और ये दोनों इंटरनल आपस में मिले रहते हैं। एक को आगे करके एक दूसरे से खुद को अपना आप को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब जब इसराइल ने ईरान से लड़ने की कोशिश किया, उसमें पहल अमेरिका ही नहीं किया। जहां तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट का सवाल है, तो ईरान उसको पहले ही मना कर चुका, उनकी अपनी जरूरत है। अंतिम जो शर्त ये थी कि वो उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स पर भी चाहता था उनको सुपुर्द कर दिया जाए, उसको डिसआर्म कर दिया जाए। ईरान उसके लिए तैयार नहीं हुआ। तो ईरान ने जो खोना था वो खो दिया। अब ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अब वो इस अपने सुप्रीम लीडर, अपने इस्लामिक लीडर, और अपने अपने ये कहना चाहिए अपने सबसे प्रमुख लीडर का बदला जरूर लेगा, और वो लेता हुआ नजर भी आ रहा है। पूरा इस्लामिक वर्ल्ड अमेरिका के खिलाफ इसमें एक सेंटिमेंट लेवल पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। पूरी इस्लामिक दुनिया में अमेरिका और इसराइल की मजम्मतें हो रही हैं। सब लोग ईरान अमेरिका और इसराइल की मजम्मत भी कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा दबाव इसमें सऊदी अरब पर है। सऊदी अरब अगर इसमें कोई इनिशिएटिव लेता है, स्ट्रांगली रिएक्ट करता है और अमेरिका को कहता है कि हमारे इस खित्ते के अंदर बहुत जो अमन शांति के लिए जाना जाता था, वो आग की लपटों में झुलस सकता है। वो बहुत बड़ी समस्या इस क्षेत्र के लिए हो सकती है। ईरानी रेवोल्यूशन गार्ड भी, जो उनकी प्रॉक्सीज हैं ईरान की, वो भी इस वक्त दूसरे इलाकों में रिएक्ट कर सकती है। इराक में वो रिएक्ट करनी शुरू करती हैं, हुतीज भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो हर तरह से ईरान की जो प्रॉक्सीज है वो भी इसमें आने वाले समय में रिएक्ट कर ही रही हैं, और करती हुई नजर आएंगी। तो कुल मिला के सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ईरान ईरान पर जो हमले की कोशिश थी, रेजिम चेंज की कोशिश थी, वो भले ही अमेरिका बम्बार्ड करके कर ले, लेकिन वो अपने मकासद में कामयाब होता हुआ हमें इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि ईरान का जो लोगों का माइंड सेट है, जो उनकी जो एक नेशनल आइडेंटिटी है, उनका जो एक रिलीजियस माइंड सेट है, वो किसी तरह भी अमेरिका इसराइल को बाय हार्ट, बाय अप्रोच या बाय थॉट, आई मीन किसी तरह एक्सेप्ट नहीं करते। और जिस तरह से
इस पूरे क्षेत्र के अंदर ईरान को आइसोलेट करने की अमेरिका ने कोशिश की है। वो भले ही उसमें फुल वक्त कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ईरान के अंदर अभी रेजिस्टेंस का पोटेंशियल मौजूद है। वो रेजिस्ट करने की ताकत रखता है, और जब तक उसके अंदर रेजिस्टेंस करने की ताकत है, ये लड़ाई इसी तरह जारी ही रहेगी।